नमस्कार। सदियों से देश की गौरवशाली सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र रहा है बिहार। एक समय ऐसा भी था जब बिहार को शिक्षा के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता था और बिहार में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। मौजूदा दौर में भी बिहार और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था नए आयाम रच रही है। शिक्षा के बिना किसी समाज और राष्ट्र की उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए आज इस मंच पर हम बात करेंगे बिहार और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं के बारे में। ये अनूठा मंच है देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 एंड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉन्क्लेव पावर्ड बाय नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस खास कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं आरजू साईं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। इस विशेष आयोजन के पीछे हमारा मकसद है बिहार और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करना। आज यहाँ पैनल डिस्कशन में एजुकेशन सेक्टर के सभी एक्सपर्ट्स शामिल होने वाले हैं। अपने कीमती सुझाव और विचार हम लोगों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ चर्चा का ये महामंच साक्षी बनेगा उन दिग्गजों के सम्मान का जो शिक्षा जगत में ना सिर्फ अहम योगदान दे रहे हैं बल्कि हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और उन्नत समाज की बुनियाद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्नत समाज की बुनियाद शिक्षा है। सबसे पहले हम आभार प्रकट करेंगे उन सहयोगियों का जिनके सहयोग से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव के आयोजन को साकार किया जा सका है, जिनमें शामिल हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बिहटा पटना। साथ ही शामिल हैं गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जमुहार सासाराम रोहतास, ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर, टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना बिहार, शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, मोंगिया स्कूल, सीमांचल इंफ्राटेक पनोरमा ग्रुप पूर्णिया, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी। आप सभी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इन सभी सहयोगियों के लिए। अतीत में उत्तम शिक्षा व्यवस्था के दम पर पूरे विश्व में बिहार ने परचम लहराया है और अब शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार की गुंजाइश है, बिहार में शिक्षा का वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, बिहार और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी नई संभावनाएं बन सकती हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए चलिए अब बढ़ते हैं अपने पैनल डिस्कशन की ओर। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एडिटर ब्रजमोहन जी। इस सेशन के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आर.के. सिंह जी, जो प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार। बिहार और झारखंड के तमाम दर्शकों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि शिक्षा के ज़रिए ही समाज में प्रकाश पहुंचता है और उसी से समाज की प्रगति होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आर.के. सिंह हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं और सबसे बड़ी बात है एक अच्छे पॉलिसी मेकर हैं। इंडियन जो इकोनॉमी है उनकी अच्छी समझ है, तो इनसे बातचीत करेंगे, इकोनॉमी पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मूल मंत्र है आपका, शिक्षा, संकल्प, सार्थकता और सफलता, तो इसके बारे में हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रकाश डालें कि समाज को कैसे आप आगे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हम सबों को यहाँ आमंत्रित किया। एट द आउटसेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कोट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीपन टू ट्रांसफॉर्म इंटायर वर्ल्ड। तो शिक्षा पे जब हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि आज हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे आर्थिक जीवन का, हमारे सांस्कृतिक जीवन का और इसके साथ साथ हमारे मानवीय जीवन का भी एकमात्र ऐसा वीपन है जो
एक सर्वांगीण और आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इतिहास देखें आप हायर एजुकेशन का, तो ये शुरू हुआ नालंदा और तक्षशिला से, और नालंदा और तक्षशिला ने सब कॉन्टिनेंट पर अपने अपने सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए, जिनके द्वारा नॉलेज का डिसिमिनेशन हुआ, क्रिएशन हुआ और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा का तो केंद्र बिहार रहा ही है, और साथ साथ जब से नीतीश कुमार की यहाँ सरकार है बिहार में, शिक्षा एक बड़ा उनका एक गोल रहा है कि किस तरह से ग्रामीण स्तर पे भी शिक्षा को ले जाएं। और मुझे याद है कि जब आईएसएम की यहाँ का उद्घाटन हुआ था, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसमें मौजूद थे। तो ये जिस विजन के साथ शुरू हुआ है, उसको अचीव करने में आप लोग कहाँ तक सफल रहे? जहाँ तक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना की बात है, तो मैं डरते हुए ये कहना चाहूँगा कि यह बिहार का पहला बिजनेस स्कूल है जिसका उद्घाटन यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के करकमलों द्वारा 10 अप्रैल 2011 को हुआ। जी। और स्थापना के बाद से ही हम लोगों ने ये कोशिश किया कि बी स्कूल की जो सार्थकता होती है उसे हम लोग पूरा करें। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने ये सोचा और ये देने की कोशिश की कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत को ही नहीं, राज्यों को, समाज को, परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाएगा, सेल्फ रिलायंट बनाएगा। एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वो एक तरह से वैल्यू सिस्टम आप क्रिएट करते हैं, एक समाज में एक वैल्यू, एक संदेश भी आप भेजते हैं। तो जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि वो पे नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं, तो उनके लिए क्या आपने योजनाएं रखी हैं? I should thank literally to our honorable chief minister and education minister as well कि जब कोई भी लड़का 12th क्लास पास करके आता है तो उसके सामने 3 तरह की समस्याएं होती हैं। पहली समस्या होती है आर्थिक, और आज राज्य सरकार साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इस दिशा में काफ़ी अग्रसर है, चाहे उनके ओबीसी स्कॉलरशिप हों, चाहे उनके SC ST स्कॉलरशिप हों, या फिर हमारे जो राज्य में एक अनोखा काम हुआ जिसकी नकल आज ममता दी भी करना चाहती हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम का, वो सारे अमाउंट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता। मैं भी गरीबी से पढ़ा हूँ, आज अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं होता तो मैं यहाँ बैठ नहीं पाता। हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर के सिंह साहब। शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पैनल डिस्कशन की ओर। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी विद्यापति चंद्रवंशी, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, और मिस्टर दिवाकर तिवारी जी, ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कृपया आप मंच पर आएं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां हो जाएं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एजुकेशन कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है विद्यापति चंद्रवंशी जी। विद्यापति चंद्रवंशी जी लगातार जो है सियासी गलियारों में दस्तक दे रहे हैं। नई सोच और नए संदेश के साथ इनका दावा है कि बिहार में परिवर्तन की बयार बहाना चाहते हैं। इसीलिए जो राजनीतिक सामाजिक रूप से ये सक्रिय हैं, लेकिन जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी ये अपनी राय रख रहे हैं और बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। तो हम विद्यापति चंद्रवंशी जी से शुरू करेंगे, इस सेगमेंट में चर्चा शुरू करेंगे। विद्यापति चंद्रवंशी जी, पहला सवाल है कि आप बिहार और झारखंड में जो वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था है उसको किस रूप में लेते हैं, आपकी राय क्या है? बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसलिए हम देश को या इस राज्य को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो आज IAS होने के बाद जो समाज का कहते हैं शिक्षा में सबसे आगे जो स्तर है शिक्षा का, उसमें उस एजुकेशन को, उस प्रतियोगिता को पूरा करने के बाद वो उस नौकरी को प्राप्त करते हैं, उसमें नैतिक स्तर क्या है। हम ऐसा शिक्षा देखना चाहते हैं जो आज अमेरिका में 18 वर्ष का एक युवक, शिक्षित युवक, बच्चों को गोलियों से भूंज देता है। हम इसके लिए
चिंतित है और हम इसके लिए इस कहना चाहते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति हम शिक्षा में क्यों आई है। ऐसी परिस्थिति कि एक आईएएस होने के बाद जो सर्वोच्च सर्विस का एक उच्चतम स्थान है, वहाँ पर लोग जो है भ्रष्ट होते हैं, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे सरकार को इन बिंदुओं पर जरूर सोचना चाहिए। विद्यापति जी, जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो कुछ तो पैरामीटर्स होंगे आपके जहन में। कई राज्यों में हमने देखा कि एजुकेशन के विभिन्न मॉडल हैं। बिहार और झारखंड में किस तरीके से मॉडल डेवलप किए जाने चाहिए, जो बीते कुछ वर्षों में इन राज्यों में जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, और आपको अगर कुछ राज्यों का जिक्र करना है तो किन राज्यों का आप जिक्र करना चाहेंगे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था जो बेहतरी तरीके से आगे बढ़ रही है उसको किस तरीके से अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और बिहार झारखंड में आप कंपेयर करेंगे तो बिहार और झारखंड को कहाँ पाते हैं? देखिए, आपने जो ये सवाल उठाया है ये एक सही सवाल है। ये एक बिहार एक ऐसा स्टेट है, आज बिहार की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इस परिस्थितियों में ही हमने जन्म लिया है और चुनौती है, ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है, लेकिन शिक्षा पर जो काम शुरुआती दौर से होना चाहिए सरकारों के द्वारा, इसे नज़रअंदाज किया गया है। अभी सरकार का ज़्यादा समय राजनीतिक उठापटक में जाता है और मेरा ये कहना है कि जहाँ तक बिहार और अन्य राज्यों की तुलना आप करना चाहते हैं तो जरूरी है चंद्रवंशी जी। नहीं, राजनीति उठापटक में समय ज़्यादा जाता है क्योंकि गठबंधन की सरकार, कभी वो आगे कभी वो पीछे, कभी उसका पैर खींचना है कभी उसको गिराना, समय इसमें बीतता है सरकार का। इसलिए मेरा लोगों से कहना है कि एक पार्टी की सरकार हो वो बेहतर है। आज एक लड़का विदेश से डिग्री लेके आता है, उसकी महत्वता मैं देखता हूं कि उसके ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरा ये कहना है कि सरकार ये पूर्णतः ये शिक्षा जो है ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए सरकार को इन बिंदुओं पर पूरे डेटा होना चाहिए सरकार के पास। तो विद्यापति चंद्रवंशी जी के तमाम सुझाव हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे मंच से सरकार को संदेश जाएंगे और विद्यापति चंद्रवंशी के जो भी सुझाव हैं उसको सरकार बेहतर तरीके से ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने धन्यवाद। महत्वपूर्ण सुझाव दिए, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी के लिए। डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं और ये लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल IGIMS पटना और गया मेडिकल कॉलेज में भी उनकी भूमिका रही है मुख्य रूप से। तो हम सीधे सवालों पर आते हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके सपनों को किस तरीके से पूरा करना चाहेंगे? नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बीटा में पिछले 2019 में इसका स्थापना हुआ और 2021 में इसका एडमिशन हुआ। कारण था कोविड-19, जिसके कारण एक साल से ज़्यादा का समय कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, सेशन के पीछे हो जाने के कारण, एडमिशन में विलम्ब के कारण। जहाँ तक छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने का है तो बिहार में पहले भी मेडिकल के कॉलेज बहुत लिमिटेड मेडिकल कॉलेज थे, कम थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज 1-2 प्राइवेट थे। धीरे धीरे उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज भी उनमें से एक है, जिसमें 100 छात्रों का एक साल में एडमिशन होता है। और हम लोग प्रयास में हैं कि इसमें उच्चतर स्तर के शिक्षक हम लोग रखें और छात्रों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई की सुविधाएं हम दे सकें। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। आपने बेहतर सुविधाओं की बात की, तो किस तरीके की सुविधाएं आप बिहार और झारखंड के डोमेन में बच्चों को दे रहे हैं? जो मेडिकल के छात्र आएंगे तो उनको आप किस तरीके से सूचना देना चाहेंगे? क्या क्या सुविधाएं हैं जो आगे चल के उनको अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कामयाब होगी? मेडिकल कॉलेज बिहार में जितने भी, मैं तो 23 साल गया मेडिकल कॉलेज और 7 साल IGMS में रहा हूँ, तो जो हमने देखा है पढ़ाई के अलावा बाकी सुविधाएं बहुत ही साधारण स्तर की थी। गया मेडिकल कॉलेज में भी पूर्व में
सुविधाएं नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो लड़कों को पढ़ाई होता था, उसकी लाइब्रेरी रहती थी, कुछ खेल कूद के मैदान रहते थे और प्रैक्टिकल की सुविधाएं रहती थी, जो अस्पताल में मरीजों के साथ मरीजों को देखना, मरीजों पर उपचार का लेसन लेना, ये सब सुविधाएं मिलती थी। दूसरा, हम लोगों ने शिक्षकों के लिए एमयू की स्थापना की है, मेडिकल एजुकेशन यूनिट, जिसमें शिक्षकों को लगातार साल में 2 बार हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए। छात्रों को, चरित्रवान छात्रों को बनाने के लिए एटकॉम मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें कि एथिकल चीज़ को समावेश किया गया है कि उनको एथिक्स से कैसे विद्यार्थियों को हम लोग बढ़िया एथिक्स और चरित्रवान बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम सुझाव दिए और हम उम्मीद करेंगे कि आपके सुझावों पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका, जोरदार तालियां हो जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगले पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी विपिन कुमार सिंह, फाउंडर डायरेक्टर गोल्ड इंस्टीट्यूट पटना। जोरदार तालियां हो जाएं विपिन कुमार सिंह जी के। विपिन कुमार सिंह जी जाने माने चेहरे हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय हैं, गोल्ड इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो इनसे हम काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे, कई सवाल हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम आपके सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा जगत में किससे आप इंस्पायर होके गोल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना की और आपका अब तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? हमारे सफ़र की जब हम बात चले तो कुछ ये कह सकते हैं कि 97 में मैंने शुरू किया था। 91-92 में मैं एस्पिरेंट था। 2 नंबर से पीछे छूट जाने के बाद जो वो दर्द था वो कहीं ना कहीं दिल में थी। और हम ग्रेजुएशन करने के बाद उस समय MBA कर रहा था और तब मेरे दिमाग में आया कि बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या, जहाँ छात्र की पहचान है पूरे देश और दुनिया में, ये छात्र 6 साल और 8 साल तक तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है इनका। वजह क्या है? मैंने उनकी बेसिक कमियों को समझा। बच्चे पढ़ाई करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई में किस लेवल पे उनका प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है, वो उन्हें नहीं पता चलता था। गोल्ड का प्रैक्टिस सेंटर हमने शुरू किया, गोल्ड टेस्ट सीरीज के रूप में, और उसमें छात्रों से सेल्फ स्टडी कराने की व्यवस्था है जो आज भी है, और उसी वजह से आज सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी हो रहे हैं। बिहार और झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पोस्ट कोविड-19 किस तरीके से बदली है? कौन से नए तौर तरीके आए हैं? जो इनोवेशंस हैं वो किस तरीके के आए हैं? और ऐसे में आपने किस तरीके से अपने आप को तैयार किया है? जो एस्पिरेंट्स आते हैं, जो छात्र आते हैं, उनको किस तरीके से आपने तैयार किया है कि वो अपने गोल को, आपका नाम भी इंस्टीट्यूट का गोल्ड इंस्टीट्यूट है, तो लक्ष्य को कैसे वो हासिल करें? हमें लगा कि ये कोविड महामारी में जब एक तरफ लोगों के अंदर हतोत्साह होने का भावना डेवलप हो रहा था, लग रहा था कि कुछ कर नहीं पाएंगे और आगे क्या होगा, उसी बीच एक अपॉर्चुनिटी भी था। हमने कोशिश किया, उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन हैंड किया, और 16 तारीख से हमारा ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो गया था। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हमने क्लास देना शुरू किया, और पहले साल 2020 में लगभग 12,500 बच्चों को हमने ऑनलाइन की शिक्षा दी। और शायद यही वजह से गोल एजुकेशन विलेज से और अचीवर कैंपस से लगभग उस बार 300 के अबाउट बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए, अच्छे रैंकर बने। दिल्ली एम्स तक का सफ़र 2-2 छात्र गया, और मौलाना आज़ाद से लेकर लेडी हार्डिंग से लेकर UCMS और BHU अलीगढ़ जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में लोगों छात्रों ने एडमिशन लिया। तो मुझे लगता है कि जो परेशानियां आती है उसमें धैर्यपूर्वक उसको समझने की आवश्यकता है और अपने अनुभव का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यदि आपने टीम को सही तरीके से उसे आपने बनाया है, उसको कोऑर्डिनेट किया है और उसका साथ आपको मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप उस आपदा में जो अवसर तलाशने की बात है उसमें आप अव्वल दर्जे पे आ जाएंगे, आपका जो स्थान है ऊपर चला जाएगा और आप दूसरे के बीच में विशेष हो जाएंगे। तो विपिन कुमार सिंह जी ने तमाम सूचनाएं हमें दी, किस तरीके से उन्होंने संस्थान को विशेष बनाया, तमाम मुश्किलें, चुनौतियां सामने आई, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस प्लेटफॉर्म से उन सुझावों को लेगी और एजुकेशन को, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर आप दोनों का ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी
गोविंद नारायण सिंह सेक्रेटरी हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, और विनीता मिश्रा इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गोविंद नारायण सिंह जी का। एजुकेशन कॉन्क्लेव में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, और इसी के मद्देनज़र सबसे पहले गोविंद नारायण सिंह का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर, एजुकेशन कॉन्क्लेव में शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। सही यूनिवर्सिटी सही समय पर अगर मिल जाए तो भविष्य उज्जवल है, फ्यूचर ब्राइट है। ऐसे में जो गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है उसका? गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना तो ऐसे 2018 में हुई थी, लेकिन इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगभग 2008 से हैं। 2008 में जो ट्रस्ट है जिसको रन करती है वो मेडिकल कॉलेज, तब से हम मान्यता प्राप्त है। और 2013 में बिहार ने पहली बार बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आई थी, तो हम लोग सबसे पहले एप्लीकेंट में से एक थे, और 2018 के आसपास हमें उसकी मान्यता मिली थी। जो उद्देश्य था बेसिकली, अगर आप इस बात की चर्चा करें तो पहले जिस जनरेशन से हम लोग बड़े हुए हैं, हमारी नियति, हम लोग बड़े ही हुए जाते थे, इस तरीके से हम लोग को मोल्ड किया जाता था कि बड़े होके तुमको बाहर जाना है पढ़ने। और जिस जनरेशन से मैं आता हूँ, उस जनरेशन के समय जब हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए दिल्ली की तरफ, तो वहाँ किस नज़र से बिहारियों को देखी जाती थी ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी के तौर पर हम लोग आएंगे, लेकिन शायद नियति ऐसी थी और एक कोर्स ऐसा करेक्शन होता गया कि एक यूनिवर्सिटी की स्थापना 2018 में हुई। किस तरह बच्चों को शिक्षा की कोई कमी ना हो, कोरोना काल में वो उनके स्टडी कंटिन्यू रहे, क्या कुछ किया? कोविड एक ऐसा दौर रहा है जो शायद पूरे, अगर मैं मानव सभ्यता की बोलूं, जो अभी जितने लोग अभी जीवित हैं उनके लिए शायद सबसे डिफ़िकल्ट माहौल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही ये आउटब्रेक हुआ था चाइना के अंदर, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से छोटी तैयारियां आइसोलेशन, क्योंकि उस वक्त जानकारी कुछ खास विशेष नहीं थी किसी के पास, तो थोड़ी बहुत जानकारी जो आती थी, तो हम लोगों ने अपने तरफ से सुओ मोटो ही सरकार को लिखा था कि एज ए वॉलंटियर हम लोग इसके लिए ये आइसोलेशन, क्योंकि बाकी अदर इसके लिए हम लोग आइसोलेशन वार्ड अलग से पहले से मेंटेन करके रखते हैं, तो वो आइसोलेशन हम लोगों ने एक सेंटर बनाया है। अगर सरकार को ज़रूरत होगी तो हम लोग उसके लिए ये कर सकते हैं। फिर संजोग से हमारे शुरुआत में ही सारी जो हमारा NABL से अप्रूव्ड हो गया था लैब अपना कोविड सेंटर के लिए, उसका हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी तक हमको लगता है 9-9.5 लाख हम लोग टेस्टिंग कर चुके हैं। और एजुकेशन में भी हम लोगों ने वही किया जो सारे लोगों ने किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से ऑनलाइन छोटे सेंटर में रहने का एक फ़ायदा ये था कि हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म अपना क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे दूर से जो इंडस्ट्री के लोग या कॉरपोरेट के लोग जो होते थे, तो बच्चों को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। उसको हम लोगों ने रिवर्सल किया, और मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर ही हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। सर, आपने हम लोगों से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। आशा करते हैं कि आप इसी जज्बे और सेवा भावना के साथ शिक्षित एवं उन्नत समाज के निर्माण में अपना सराहनीय योगदान देते रहेंगे। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद जी को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वाराणसी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यूज़ 18 के एजुकेशन कॉन्क्लेव में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि जिस तरीके से शिक्षा पर हम बातचीत कर रहे हैं, अशोका इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी की स्थापना के पीछे मकसद क्या है और इसके मिशन और विज़न क्या है? जहाँ तक सवाल हमारे कॉलेज का है, 2010 में अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जो कि श्री अशोक कुमार मौर्य जी के नेतृत्व में इसका स्थापना किया गया, और उसके अभी 12 साल हो चुके हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था इस कॉलेज को स्थापित करने का कि गिविंग द प्रोफेशनल एजुकेशन टू द ऑल people from the all society, people from the all community at the economically weaker section of society too. बिल्कुल। और जिस तरीके से फिलहाल की जो वर्तमान स्थिति है, कई सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें हम
तो कई स्टूडेंट हैं, कई चुनौतियां उनके सामने रही है। क्या कुछ वैसे आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े स्टूडेंट के सामने चुनौतियां रही है, और उसके लिए ये जो इंस्टीट्यूट है कैसे काम करता है? यहाँ तक सामाजिक और आर्थिक संबंध का सवाल है, हमारे संस्थान जैसा कि आप जानते भी हैं कि अभी भी बिहार और यूपी के बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे संस्थान की ये उपलब्ध विशेषता ये है कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं तो उन्हें हम स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उनकी पूरे साल की फ़ीस माफ़ की जाती है। जो भी बच्चे ऐसे टॉप करते हैं क्लास में उनकी तो पूरी फ़ीस माफ़ कर ही दिया जाती है। टॉप 3 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके पार्टली उनके फ़ी हमारे संस्थान की तरफ से माफ़ कर दिए जाते हैं। तो एज फार एज इकोनॉमिकल जो भी इकोनॉमी की तरफ से जो भी है ये हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं।